नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे जस्टिस तक चैनल में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, इसलिए हमने जो है आज थोड़ा मास्क लगाया और कैप भी धारण कर लिया। आप लोग भी बी केयरफुल। कल का जो वीडियो था हमारा, जो आपका जूनियर अकाउंटेंट वाली एग्जाम के लिए, देखिए मित्रों, हमने कल आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि हाईकोर्ट में आपका जो रिट है उसमें किसी प्रकार की कोई दम नहीं है। और वही हुआ। अल्टीमेटली कल देर रात में आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं और अब निर्धारित समय के अनुसार 11 तारीख को आपके एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो कृपया एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम दें। कई लोग कहते हैं कि हम क्या डीबी में चले जाएं, डीबी में ना जाएं। आपको हाईकोर्ट की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले एक कैंडिडेट ने मुझे फोन किया था, उनको मैंने बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या करके और समझाया। क्योंकि आपका जो सिंगल बेंच का मैटर है, पहले प्रकरण क्या होता है, पहले सिंगल बेंच में लगता है। सिंगल बेंच में कोई प्रकरण जब खारिज हो जाता है मेरिट्स के ऊपर आर्गुमेंट करने के बाद, आर्गुमेंट करने के बाद में अगर कोई प्रकरण खारिज हो जाता है, तब आप जो है डिविजनल बेंच यानी खंडपीठ में एक रिट दायर कर सकते हैं। स्पेशल अपील रिट बोलते हैं उसको, डिविजनल बेंच की रिट बोलते हैं उसको। लेकिन अगर आपने सिंगल बेंच की रिट को किसी भी कारणवश विड्रा कर ली है, तो उस कंडीशन में आपने विड्रा कर ली है, अब आप उस विड्रावल आदेश के खिलाफ डीबी में डायरेक्ट नहीं जा सकते। ये सिंगल बेंच का मैटर है। पहले इसको दूसरे सिरे से भी, अगर आप इसमें नियम और कानून जो रूल है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उस एडवर्टाइजमेंट को भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो पहले आपको सिंगल बेंच में ही जाना पड़ेगा। अगर कोई डिविजनल बेंच में डायरेक्ट ले जाने के लिए आपको कह रहा है तो वो एक केवल गुमराह करने वाली बात है और अननेसेसरी आपका पैसा जो है वसूल करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इट इज अगेन ए मिसलीडिंग फैक्ट। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, डीबी में आप डायरेक्टली तो नहीं जा सकते। यू हैव टू एग्जॉस्ट द चैनल्स। और जब आपने रिट को विड्रा कर लिया है, यह रिट आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, सपोज करिए किसी कारणवश, तो कल की रिट मैंने जो सुना है लोगों से, जो मेरे चैनल पर लोगों ने आके मुझे बताया है कि कल की रिट को हमने विड्रा की है। जब आपने विड्रा कर ली है, देन इसका मतलब यू हैव नॉट फाइल द केस। विड्रावल इज एज इक्वल एज यू हैव नॉट फाइल एनी केस। सो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली डीबी में नहीं जा सकते रूल को चैलेंज करने के लिए। पहले आपको रूल को सिंगल बेंच में चैलेंज करना पड़ेगा और सिंगल बेंच में चैलेंज करने के बाद ही आप डिविजनल बेंच में जा सकते हैं, बिकॉज यू हैव विड्रॉन द रिट। या फिर कल आपका आपके केस में आर्ग्यूमेंट किस प्रकार के होने चाहिए थे? ओके लॉर्डशिप, आप जो है हमारे केस को मेरिट पे डिसाइड कर दें। अगर आप, इफ योर लॉर्डशिप इज नॉट इंक्लाइन टू ग्रांट अस स्टे, तो हमारे केस को आप मेरिट पे कृपया डिसाइड कर दें। जब मेरिट पे डिसाइड हो जाता, चाहे आपके खिलाफ होता चाहे आपके फेवर में होता, कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने कह दिया था कि हम इस पर स्टे ग्रांट नहीं कर सकते, एग्जाम को किसी भी कीमत पर हम स्टे नहीं कर सकते। तो आपको यहां पर आर्ग्यूमेंट ये करने चाहिए थे, ओके लॉर्डशिप, हम डीबी में जाएंगे, कृपया आप जो है टू असेल द हायर रेमेडीज, कृपया हमारे केस को आप मेरिट पे तय कर दें और डिसाइड कर दें। उस कंडीशन में एक लंबा चौड़ा ऑर्डर आता, वट एवर इट बी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, और उसके बाद में यदि वो खारिज हो जाता है, देन यू कुड हैव चैलेंज्ड इट डायरेक्टली बिफोर द डिविजनल बेंच। अब आप कहते हो कि हम उस, जब आपने विड्रा कर लिया है, यू कैन नॉट असेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ डीबी टू चैलेंज द रूल। रूल को आपने सिंगल बेंच में चैलेंज ही नहीं किया है, आपने तो केवल एग्जाम के ऊपर स्टे मांगा है। किस कंडीशन पे? कि 15 गुणे अभ्यर्थियों को अपियर होने के लिए एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन के अनुसार हम इलिजिबल थे। दिस वाज योर ग्राउंड बेसिकली। उस ग्राउंड को कोर्ट ने नहीं माना, एक सिरे से खारिज कर दिया। अब आप रूल को चैलेंज करना चाहते हैं, रूल का मतलब एडवर्टाइजमेंट कंडीशन। या तो देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप एडवर्टाइजमेंट कंडीशन को चैलेंज करिए, या फिर जो ओरिजिनली जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट था, कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, उस टेस्ट को चैलेंज करिए। क्योंकि उस टेस्ट में एक ही भर्ती नहीं है, उसमें कांस्टेबल की भर्ती भी है, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, और भी क्लर्क की भर्ती है, बहुत सारी भर्ती है, मैं देख रहा था। तो उस
कोई पुलिस की भर्ती है, कोई अकाउंटेंट की भर्ती है, कोई कॉमर्स डिपार्टमेंट की भर्ती है, कोई किसी प्रकार की भर्ती है, अलग अलग भर्तियां उसमें ली हुई है। तो उस डिपार्टमेंट जो है तय करता है कि हमारे यहाँ पर कितनी वैकेंसी है और हमारा जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो कितना निर्धारित होगा। हर एक, ये नहीं है कि सिपाही के लिए वही कट ऑफ मार्क निर्धारित हो जाएगा और जूनियर अकाउंटेंट के लिए वही हो जाएगा और तहसील राजस्व लेखा परीक्षा के लिए भी वही कट ऑफ मार्क निर्धारित हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। ये तय किया जाता है कि उस विभाग में कितनी वैकेंसी है और वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने पद हैं, कितने पदों के लिए लोगों ने आवेदन किया है। तब जो है मिनिमम जो न्यूनतम निर्धारित जो अंक है वो तय किया जाता है। और जब न्यूनतम निर्धारित अंक जब तय हो जाता है, उसके बाद में 15 गुना जो अंक हैं, 15 गुना जो वैकेंसी है, वैकेंसी का 15 गुना उन अभ्यर्थियों को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। मैं जो समझ रहा हूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या हुआ है आपके प्रकरण में, जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट है इसका पैरा नंबर 4, पैरा नंबर 4 का जो वन पैरा है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 और ये जो गैर अनुसूचित विशेष सूचना जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। क्लियर। फिर कहता है कि विभाग की अधिसूचना दिनांक 100 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चावर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनित किया जाएगा, यानी माइग्रेट कर दिया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई जो रिक्तियां हैं उनको सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा, परंतु यह भी नोट कर लें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में से भरा जाएगा जिसके लिए ऐसी रिक्तियां पश्चावर्ती वर्षों में उपलब्ध होंगी। फिर कहता है कि महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षतिज आधार पर लिया जाएगा। फिर आगे कहता है कि आरक्षित पद को, देखिए महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों के नियम अनुसार 6% के पद विधवा और ये होंगे। ठीक है। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों भी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इसके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सामान्य महिला से भरा जाएगा। आगे कहता है कि अति पिछड़ा वर्ग के राज्य के सरकार की अधिसूचना के अनुसार 5% आरक्षण दिया जाएगा और यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। और आगे कहता है कि राजस्थान राज्य के यदि किसी अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं उनमें पात्र उपलब्ध उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उनको फिर जो है सामान्य श्रेणी के अनुसार भरा जाएगा। तो यही नियम यहां पर वाइस वर्षा भी लागू होता है कि सपोज करिए सामान्य वर्ग के अंतर्गत अगर आपको निर्धारित अंक वाले कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, सामान्य वर्ग का यहां पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है कि 40% है या 35% है, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 40%, 154 मार्क्स और 153 मार्क्स एसटी एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह, और इनके लिए आ रहा है कितना 154 मार्क्स और इधर आ रहा है 153 मार्क्स एसटी एससी के लिए। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो ऐसी कंडीशन में जब 15 गुना 1200 वैकेंसी थी आपके यहाँ पर जनरल कास्ट की 1200 वैकेंसी थी, उसका 15 गुना करीब करीब 22-23 हजार कैंडिडेट के आसपास उसमें पास किए जाने चाहिए। लेकिन विभाग ने आपकी जो राजस्व परीक्षा है उसके लिए 40% न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिए, 40% न्यूनतम। तो 40% न्यूनतम अंक के ऊपर जो कैंडिडेट लाएंगे उन्हीं को तो जो है 15 गुना श्रेणी के अंतर्गत लिया जाएगा। जब आप 40% अंक प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये वो नियम वहां पर भी लागू होगा कि सामान्य महिलाओं, यदि नॉर्मल महिलाएं नहीं मिल रही हैं, जो रिजर्व महिलाएं नहीं मिल रही है, तो उनको सामान्य जो महिलाएं उम्मीदवार है उनसे भरा जाएगा। तो ये नियम यहां पर भी लागू होगा वाइस वर्षा कि अगर स्वर्ण जाति की जनरल कैटेगरी के लोग भर्ती में एलिजिबल नहीं है, 40% निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नीचे जो एसटी कैंडिडेट है या एससी कैंडिडेट है या ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनसे उन पदों को भरा जाएगा। वो माइग्रेट हो जाएंगे, डेफिनेटली माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत चले जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी से सामान्य कैटेगरी में चले जाएंगे। यहां पर मैंने ये भी देखा है कि एसटी की जो कैंडिडेट है, एसटी के उनमें 3000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो निर्धारित
अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो 3000 वैकेंसी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर वैकेंसी भी खाली रह गई है। तो ये नियम उल्टा वहां पर भी लागू होगा कि अगर सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाया है, तो फिर या तो वो एससी का कैटेगरी का यदि प्राप्त कर पाया है तो वो जनरल में चला जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, एससी का हो जाएगा या एसटी का हो जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आपके केस में क्या हुआ है, यहाँ पर जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं, वो इसमें ज्यादा बाजी मार ले गए हैं, और वो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनसे उन लोगों ने ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसलिए वो लोग ज्यादा पास हो गए हैं, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो 40% से कम मार्क्स लाए हैं वो उसमें पास नहीं हो पाए। दिस इज द बेसिक फंडा इन योर केस। तो आप सोचते हो कि हमको डीबी में इसका फायदा मिल जाएगा? नो। अब इस रूल को चैलेंज करो, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सपोज करिए उसके अकॉर्डिंग 40% की जगह आपका 12 गुना लिया जाता है, तो आपकी मेरिट को सपोज करिए घटा करके और 40 की जगह कितना कर दिया जाता है, 35% कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में एसटी या एससी की जो मेरिट कट ऑफ लिमिट होगी उसको 30% किया जाएगा, 25% किया जाएगा उस कंडीशन में भी, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की जो कैंडिडेट्स हैं वो आपसे ज्यादा नंबर लाए हैं, तो आप भले ही उसको 35% कर देंगे, लेकिन वो ऑलरेडी जो है 45%, 50%, 49% लेके चले आए हैं, तो वो तो फिर सामान्य कैटेगरी में चले जाएंगे। तो कट ऑफ के बावजूद भी वहां पर अल्टीमेटली कौन आएंगे? अल्टीमेटली ओबीसी कैंडिडेट ही आएंगे जो आपसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप रूल को भी चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ तो मित्रों आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो है स्ट्रेटजी जो है, पढ़ने की जो रणनीति है, उसको आपको परिवर्तित करना पड़ेगा, आपको मेरिट में स्टैंड करना पड़ेगा। अब वो जमाना चला गया है कि अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लोग जो है पढ़ने में पीछे हैं, आईआईटी टॉपर्स बन रहे हैं, एसटी एससी के लोग पढ़ने में पीछे हैं, नहीं है। एक 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 दो दो नंबर का डिफरेंस है। इवन आईएएस के एग्जाम में देख रहे हैं हम, आरएस की पीसीएस स्टेट पीसीएस में देख रहे हैं, अभी डीजीएस की मेरिट लिस्ट देखिए, एसटी के लोग जो है 159 नंबर तक लेके आए हैं 200 में से। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है, इसलिए वहां पर भी वही हाल हुआ है। एसटी के जो कैंडिडेट है, मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, डीजीएस में क्या हुआ है, एसटी के जो सीटें हैं वहां पर 14 है, 14 के 9 गुना पास किए वहां पर रेक में। 9 गुना कितना होता है 14 का? करीब करीब 132 के आसपास। लेकिन निर्धारित योग्यता कितनी रखी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 55%। वो कितने लोग ला पाए हैं? केवल 78 ला पाए। इसलिए 78 के बाद में जो वैकेंसीज हैं 40-45 जितनी भी हैं वो खाली रह गई है। वैकेंसी का मतलब कैंडिडेट्स पास नहीं कर पाए, यहाँ कंपटीशन फिर कम हो गया है। यहाँ पर आपके केस में क्या हुआ है, आप मार्क्स नहीं ला पाए, और आपके मार्क्स न लाने से जो ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं जो आपसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं वो माइग्रेट होकर के वो जनरल में चले गए और आपकी सीटों को उन्होंने कवर कर लिया है। तो इसके लिए मित्रों आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, यही एक तरीका और कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और कंपटीशन में आपको स्टैंड रहना होगा। इसलिए मेहरबानी करके पैसे वेस्ट ना करें, डीबी में ना जाएं, मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला है। इवन आप सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे, नो नथिंग। अब आ जाइए, मैं आपका केस फ्री में लड़ लेता हूँ, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, बट यू विल नॉट गेट एनीथिंग, क्योंकि ये है सिचुएशन, ये है, इसमें रूल भी चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट में मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है वो फिक्स करे। अकाउंटेंट का लेवल सिपाही का लेवल नहीं हो सकता है, समझ रहे पॉइंट? पटवारी का लेवल आरएस जैसा नहीं हो सकता है। हर एक डिपार्टमेंट में अपनी वैकेंसीज होती है, उन वैकेंसीज के हिसाब से आवेदन होते हैं, और आवेदक जो आवेदन करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फिक्स होते हैं, और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो फिक्स हो जाते हैं उसके ऊपर जो कैंडिडेट अगर आ रहे हैं वो जो है अगले एग्जाम में अपियर होंगे, या वो क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और उनसे स्वर्ण जाति के लोगों से नीचे ओबीसी है, चाहे वो एसटी है चाहे एससी है, अगर वो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो वो वहां पर जंप कर जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे। दिस इज अ रूल। इसलिए यू प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डू हार्ड वर्क। केवल रंग लाती है हिना जब पत्थर पे पिसने के बाद सुखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। इसलिए आपने ठोकर खाई है, अब आप ठाकुर बनिए, मेहनत करिए, और फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करिए। 11 तारीख को जो लोग एलिजिबल नहीं है, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेहरबानी करके दोबारा से तैयारी करिए, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और कल मैं फिर से और कोई क्लैरिफिकेशन होगा आई विल डेफिनेटली शेयर। सो मेरे वीडियो कृपया लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू वेरी सून।